नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त हो चुका है इस वक्त की खास बुलेटिन का शुरुआत करेंगे खबरों के सिलसिले की। बिहार के मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या मामले ने सियासी हलचलें तेज कर दी हैं। पुलिस ने आधी रात को जेडीयू प्रत्याशी और बाहुबली नेता अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 80 से अधिक लोगों से पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया है। साथ ही साथ जांच सीआईडी को सौंप दी गई है और चुनाव आयोग ने भी रिपोर्ट तलब की है। तो वहीं ये कार्रवाई रात के करीब 1 से 2 बजे के बीच की गई। दुलारचंद के पोते की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में अनंत सिंह को इस हत्याकांड का आरोपी बनाया गया है। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद मोकामा से लेकर पटना तक हलचलें मची हुई हैं। तो वहीं अब इस पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन भी हुआ है। बिहार चुनाव आरोप में घिरे छोटे सरकार, ऐसे में अनंत सिंह पर एक बार फिर से संकट मंडराता नजर आ रहा है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर जहां काफी तेजी से मांग उठ रही थी, तो वहीं अब ये बड़ी अपडेट, बड़ी सूचना, जानकारी सामने आ रही है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सबसे पहले दुलारचंद यादव की हत्या को अंजाम दिया गया था, किस तरीके से निर्मम रूप से उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर जब अक्यूज्ड सामने आया, अनंत सिंह माने जा रहे थे कि उनकी हत्या के मुख्य आरोपी अनंत सिंह हैं, तो उनकी गिरफ्तारी को लेकर तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से जो है मांग उठने लगी। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर देखा जा रहा है कि किस तरीके से दुलारचंद मर्डर केस में अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जानकारी सामने आ रही है कि देर रात गिरफ्तार किए गए जेडीयू उम्मीदवार, ऐसे में प्रशासन ने गिरफ्तारी की उनकी पुष्टि कर दी है। साथ ही साथ 150 पुलिस अनंत सिंह के घर पर तकरीबन रात 2 बजे पहुंची थी, जिसके बाद उनकी इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है। हालांकि अभी भी 80 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा रही है। 3 आरोपियों को पटना लेकर पुलिस पहुंच चुकी है, क्योंकि माना जा रहा था कि अनंत सिंह के साथ 5 अन्य लोगों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। ऐसे में जानकारी कि 3 अन्य आरोपी जो हैं उनको पटना लेकर पुलिस पहुंच चुकी है और पूरा मामला जो है दुलारचंद मर्डर केस के बाद अब ये एक के बाद एक नए एक्शंस पुलिस प्रशासन की ओर से देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन का क्या कुछ कहना है, क्योंकि एक्शंस मोड में फिलहाल अभी प्रशासन नजर आ रहा है। ऐसे में क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। जैसे आप लोगों को जानकारी होगी, जो घटना मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, उसको जिला प्रशासन और पुलिस ने काफी अति गंभीरता से लिया है। गंभीरता से लेते हुए पूरी घटना का छानबीन भी पुलिस द्वारा पुलिस कार्रवाई के तहत की जा रही है। कांड दर्ज हुआ है और पुलिस की कार्रवाई अलग से चल रही है। हम लोग इस घटना को बहुत ही सीरियसली देख रहे हैं और घटना के बाद काफी हम लोगों ने कार्रवाई की है। आज जो गिरफ्तारी हुई है इसके संबंध में एसएसपी साहब और केस के डिटेल संबंध में आपको बताएंगे। आचार संहिता बहुत ही एक मजबूत स्तंभ है पूरा इलेक्शन प्रोसेस में, और इलेक्शन कमीशन का स्पष्ट निर्देश है कि बाई लॉ इलेक्शन होगा, तो उसी का अनुपालन 100% करने में हम लोग लगे हुए हैं और कराएंगे भी। कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार की प्रयास किया करेगा कानून तोड़ने का, आचार संहिता तोड़ने का, या किसी भी प्रकार की इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेगा, तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हम लोग 100% आर्म्स डिपोजिशन करने के लिए आदेश दिए हैं और लगातार जल्द से जल्द जितने भी लीगल आर्म्स हैं वो भी डिपॉजिट हो जाएंगे। आप लोग अवगत हैं कि 30 तारीख को एक गंभीर घटना घटी थी और जो दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना में जो तारतर गांव है उसके समीप में 2 पक्षों जो वहाँ प्रत्याशी थे, वो उन दोनों के काफिला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। उसमें जो दुलारचंद यादव हैं, जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, उनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। उसके बाद वहां पे दोनों पक्षों के द्वारा कांड दर्ज कराया गया। कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुंची थी वहां पे और वहां से साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज भी प्राप्त हुए, जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियां मिली। लोगों के गवाह भी सामने आए और उनकी गवाही भी ली गई। साथ ही कल मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोग को अहम सुराग मिले।
जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए, और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं, और जो कांड के मुख्य अभियुक्त। तो अभी आपने सुना किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या कुछ आ रही है, एक बार जरा आप वो सुनिए। देखिए, ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं। आज भी देखिए बिहार में, रोहतास में, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही। ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को शपथ होगा, और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। कोई भी कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है या दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण दौरान चुनाव इस प्रकार की घटना घटित हुई है, उसमें उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया गया और पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की। ये स्पष्ट संदेश है कि श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार में कोई पक्षपात नहीं होता है, न्याय होता है, और वो न्याय करने के लिए अभी मुकदमा लिखा गया, गिरफ्तारी हुई। विपक्षी गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है। ऐसी बातें करते हैं जैसे वो श्री नीतीश कुमार जी के आदर्श शासन को जानते नहीं है। वो जानते हैं कि जब उनके शासन के दौरान कोई गलत करेगा तो उस पर कार्रवाई हुई। तो आपने देखा किस तरीके से बिहार में देखिए चुनाव जो है बस चंद दिन दूर है। उससे पहले सियासी हलचलें तो तेज हैं ही। देखा जा रहा है किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है दोनों ही पार्टियों की ओर से, चाहे फिर वो एनडीए हो या महागठबंधन हो। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से सियासी पारा इसलिए भी बढ़ता नजर आ रहा है क्योंकि जब से दुलार चंद सिंह की हत्या हुई है उसके बाद से मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। ये मामला लगातार सुर्खियों में शुमार है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब एक राजनेता ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता उस प्रदेश में कितनी सुरक्षित होगी, ये इस पूरे घटनाक्रम के बाद की स्थिति से आप पता लगा ही सकती हैं। ऐसे में अब देखा जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में ही हलचल तेज नहीं है, बल्कि प्रशासनिक अमलों पर भी एक भार सा बढ़ गया है। वो लगातार इस मामले की जांच पड़ताल में जुड़े हुए हैं कि आखिर और कौन कौन से लोग थे जो इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्त पाए गए थे। और ये मामला इसलिए भी अब ज्यादा गंभीर हो गया है क्योंकि जब से देखा गया है दुलारचंद सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ तौर पर कहा गया है कि हत्या जो है वो गोली लगने से नहीं हुई बल्कि भगदड़ में पसलियां टूटने की वजह से हुई है, हड्डियां टूटने की वजह से हुई है। तो ऐसे में ये मामला जो है और भी ज्यादा कई एंगलों से घिरता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में बात करें, देखिए आरजेडी की तमाम विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष जो है इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करती नजर आ रही है और सीधे सीधे निशाना जो है वो कार्यप्रणाली पर, जो पुलिस की कार्यप्रणाली है उस पर उठाती नजर आ रही है। इसका मतलब कानून व्यवस्था बिहार में अभी भी ठीक नहीं हुई है, उसको दुरुस्त करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसके लिए विपक्ष का सत्ता पक्ष में आना जरूरी है। तो वहीं इस पर कहीं ना कहीं लीतापोती करती बीजेपी को या यूं कहें कि एनडीए को भी देखा जा रहा है, वो अपने अलग यहां पर बयान प्रस्तुत करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद से मामला जो है और भी ज्यादा दिलचस्प होता नजर आ रहा है, क्योंकि अनंत सिंह ही नहीं बल्कि उनके साथ अन्य 3 उनके जो सहयोगी थे वो भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनसे भी लगातार पूछताछ जारी है। वहीं इस पूरे मामले को देखते हुए, क्योंकि मामला जो है फिलहाल अभी सुर्खियों में है और होना भी चाहिए क्योंकि मामला काफी गंभीर माना जा रहा है, इसी पर आज बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ हमारे पैनल पे कई गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। आरजेडी से हमारे साथ आरजू खान प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। मनोज लाल दास यहाँ पर जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं आप तीनों का हमारे इस खास डिबेट में स्वागत करना चाहूंगी। एफएम न्यूज की तरफ से आपका स्वागत है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी मनोज लाल दास जी से, जिससे मैं उनसे जानना चाहूंगी कि देखिए इस पूरे मामले को देखते हुए
देखा जा रहा है मामला तूल पकड़ रहा है। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहेंगे आप बिहार की कानून व्यवस्था पर? नमस्कार। जी देखिए, जो भी घटना घटी है वह घटना निंदनीय है, बिल्कुल। इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो घटना घटी, जी जो भी इसके अपराधी हैं, एफआईआर हुआ और एफआईआर होने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल किया जी और जांच पड़ताल में जिनको दोषी ठहराया उनकी गिरफ्तारी हुई। जी तो इसमें पुलिस की कार्यशैली पर कौन सा प्रश्न खड़ा हो गया? पुलिस ने तो अपना कार्य किया और हमने तो किसी को बचाने का काम भी नहीं किया। अगर सरकार अगर किसी को बचाना चाहेगी तो आराम से बचा सकती है। कई राज्यों में हुआ है कि बड़े बड़े कांडों में अपराधी को सरकार ने बचाने का काम किया है, लेकिन हमने कहाँ किसी को बचाने का काम किया। हमने तो पटना पुलिस को पूरी तरह से कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र किया और एसएसपी जावाज एसएसपी ने पूरे घटनाक्रम की जांच की और जांच करने के बाद उनके नजर में प्रथम दृष्टया से जो दोषी पाए हैं उन लोगों को गिरफ्तार करनी चाहिए। गिरफ्तार होने वाले हमारे ही दल के क्यों ना हो, लेकिन हमने तो कहीं से भी किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती, किसी तरह का कोई किसी को रोक लगाने का प्रयास नहीं किया, न कोई किसी का पैरवी किया। जो है पुलिस ने जांच की, जांच में जिसको दोषी पाया वो गिरफ्तार हुआ। मैं तो पिछले दिनों भी कहा था कि जांच हो रही है, जांच होने दीजिए। इसमें अगर दोषी हमारे पार्टी के भी नेता सामने आएंगे तो उनकी भी गिरफ्तारी हुई। तो ये तो पुलिस वालों के लिए हम समझते हैं कि उनके कार्यशैली पर अगर कोई प्रश्न उठा रहा हो, कार्य करने की पद्धति पर कोई सवाल उठा रहा हो, तो हमें लगता है कि ये उचित नहीं है। क्योंकि देखिए, जो भी घटना घटी, ये घटना नहीं, अब दुलार चंद जी की घटना घटी है। दुलार चंद जी क्या थे नहीं थे अब उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं। जिनकी मौत हो गई उसके बारे में कुछ बोलना कहीं से नहीं है, लेकिन घटना घटी है। नहीं मनोज जी, यहाँ पर बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बात यहाँ पर न्याय और इंसाफ की हो रही है। अगर बात करें दुलारचंद जी की तो उनके परिजन जो है वो लगातार यहाँ पर इंसाफ की बात करते नजर आ रहे हैं और ऐसे में आप एक बड़ा बयान दे रहे हैं कि इस पर बात ही नहीं होनी चाहिए, जो इंसान है ही नहीं उस पर बात नहीं होनी चाहिए। ये इस बात का कथन का क्या मतलब है? उनके वो नहीं, आप मेरी बात सोनी जी नहीं समझी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि दुलारचंद क्या थे, उनका बैक क्या था, पास्ट क्या था, उस पर अब चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। मैंने ये कहा जी। इनके परिवार वालों ने जिस तरह से एफआईआर किया वो एफआईआर के आधार तो वो गलत जा रहा था। एफआईआर उनके आधार पर नहीं हुआ, गिरफ्तारी उनके आधार पर नहीं हुई है। गिरफ्तारी जो पुलिस ने वहां के वीडियो और इन सब के सबूतों के आधार पर जो एफआईआर किया है उस आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। वो तो अपने बोल दिए थे कि हमने देखा, चलिए बोले कि इनको गोली मार। जी मनोज जी, देखिए समय का अभाव है, ऐसे में मैं आरजू खान जी के पास जाना चाहूंगी। आरजू खान जी, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी और तमाम जो एनडीए है वो ये कह रहे हैं कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, कार्यप्रणाली बिल्कुल ठीक चल रही है। क्या कहेंगे आप इस पूरे हत्याकांड के बाद और अभी तक के इस पूरे घटनाक्रम के बाद? देखिए, सत्ता पक्ष बचाती भी है और अपराध भी करवाती है, ये दोनों क्लियर है। जिस तरीके से कल सूरजभान सिंह जी की पत्नी के ऊपर हत्या हुआ, जानलेवा हत्या हुई, उनके गाड़ी के शीशे तोड़े गए, पूरा मुकामा जो है ना अब रक्त रंजित होने वाला था। पूरी तरह से दो पक्षों के बीच में लड़ाई जो है वो बिहार के वहां के जो जमीनी हालात थे वो अच्छे नहीं थे, बिगड़ते हुए जा रहे थे। और इलेक्शन कमीशन भी देख रही थी कि उनकी तो शाख ऐसे ही दांव पर लगी हुई है। तो इलेक्शन कमीशन अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि आचार संहिता लागू है, उसके बाद ये AK-47 कौन दे रहा है, जिसको अनंत सिंह खुद उनके भतीजा कह रहे हैं, दुलारचंद यादव के भतीजा, कि अनंत सिंह ने खुद गोलियां मारी, रड से पीटा गया, उसके बाद गाड़ियां चढ़ाई गई और जो आए हैं रिपोर्ट वो ये बताते हैं कि फेफड़े की नली फटी, उसके बाद उनकी मौत हुई और गाड़ियां चढ़ाई गई, पसलिया की हड्डियां टूटी। उनको बकायदा मार के उनको ठकेल के देखा गया कि वो आदमी दुलारचंद यादव जिंदा है या मर गया है।
इसलिए मैं कहता हूं कि वहां का जो जमीनी पृष्ठभूमि है वो सही नहीं था। वो आपसी रंजिश बढ़ता हुआ चला जा रहा था, खूनी संघर्ष बहुत तेज होने वाले थे। तो देखा कि अब सत्ता पक्ष के लोगों ने देखा कि हमारी किरकिरी हो रही है, उससे बचने के लिए उनको एकाएक जो है उसके ऊपर उनको जेल की सलाखों के अंदर डालने का काम किया। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, सत्ता पक्ष के लोग बचाते भी हैं और अपराध भी करवाते हैं। वो किस तरीके से, आनंद मोहन को आपने देखा कि कैसे इसका आरजू जी, इसका सीधा जवाब भूपेंद्र यादव जी से ले लेते हैं। भूपेंद्र यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार जो सवाल हैं वो एनडीए पर उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं। इसी के साथ देखा गया था कि मैनिफेस्टो में बीजेपी की ओर से कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं बिहार चुनाव को लेकर, कार्य प्रणाली को लेकर। ऐसे में गुंडा राज को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? जी जी, भूपेंद्र जी, आपकी किसी तकनीकी खराबी के चलते यहां तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी भूपेंद्र जी, क्या आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है? आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी वैष्णवी जी, मैं आपको बता दूं कि ये डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में कोई भी जो कितना भी बड़ा जो है ना गुंडा क्यों नहीं मेरी ही पार्टी का क्यों नहीं हो, यदि गलत है, जांच रिपोर्ट में गलत पाए जाएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हमारे प्रशासन करके उनको सजा दिलाने का काम करेगी। क्योंकि एफआईआर हो चुके हैं, सब कुछ तय हो गया है, अब अरेस्टिंग भी उनकी हो गई है। उनके साथ साथ जो रंजीत मणिकांत ठाकुर थे और रंजीत राम थे, वो भी अरेस्ट हो गए हैं। प्रशासन पूछताछ कर रही है। जी भूपेंद्र जी, लेकिन सवाल सीधे ये है, देखिए सजा होगी या नहीं ये तो न्याय प्रणाली पर डिपेंड करता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर गुंडा राज की जो ये व्यवस्था है ये कब तक रहेगी बिहार में, सवाल ये है। देखिए नंदिनी जी, वैष्णवी जी, मैं आपको बता दूं कि हमारा बिहार का जनक आदरणीय लालू प्रसाद अभी हैं और उन्हीं का सब खेती किया हुआ है। बिहार में इतना ना ये इतना ना बना दिए हैं अपने रीजन में। दुलारचंद यादव बेचारे स्वर्ग में गए, हम उनको निंदा नहीं करते हैं, लेकिन आदरणीय लालू जी का एकदम पेटेंट आदमी थे। अब सुन लीजिए, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ऐसा खेल खेलते हैं जिस खेल का जो है अभी तक बिहार के अंदर में वैसा खिलाड़ी नहीं मिला है। ये लोग जानते हैं, ये लोग लाश पर राजनीति करने वाले लोग हैं। और ये कांड तो हो गया, तो ये जो है प्रशासन जो है ना अपना काम कर रही है और इसमें जांच होकर के सजा मिलेगी। लेकिन ये लोग राजनीतिक ध्रुवीकरण जो है ना और तुष्टीकरण की राजनीति करना चाह रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि पूरे बिहार की धरती पर जितने भी क्राइम जो है ना बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है ना ये लोग विपक्षी लोगों का हाथ है। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे हाथ है। इसका मतलब सीधा आरोप जो है विपक्ष पर लगता नजर आ रहा है। मतलब जहां देखा जा रहा है आरजेडी ही पूरा इल्जाम जो है बीजेपी एनडीए पर लगा रही है। चलिए सीधा इसका जवाब आरजेडी से ले लेते हैं। आरजेडी क्या कहेंगे इस पर? सुनिए मेरी बात को सुनिए वैष्णवी जी, लालू जी क्या है अपना ही जानते हैं, हम उनके साथ रहते थे। सीएम हाउस में बैठ करके अशोक सिंह का हत्या करा दिए थे गेट पर सीएम हाउस का। आपको मालूम नहीं है, चाय के चुस्की ले रहे थे, वही जो है ना के-47 से सीएम हाउस के गेट पर हत्या हुआ था विधायक का। फिलहाल अभी बात तो यहाँ पर दुलारचंद हत्याकांड की हो रही है। सुनिए, हत्याकांड की हो रही है, सही बात है कि हत्या कभी भी प्रशंसनीय नहीं होता है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट में हो। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अपनी गवर्नमेंट में अशांति फैलने दें। इसमें मैं आपको बता दूं स्पष्ट, कोई भी गुंडा जो है ना कमर नहीं हिला सकता है आदरणीय नीतीश कुमार जी के शासन में। हम लोग ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने देते हैं नंदिनी वैष्णवी जी। पर सर घटना तो घट गई क्राइम होते थे भूपेंद्र जी, पर घटना तो घट गई है ना। इसके बाद अब इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि फिलहाल अभी राज्य में आपकी सरकार है, उसके बाद भी घटना इस तरह की घटित हो रही है। सुनिए, घटना घट गई, यह बहुत दुखद है, इसको प्रशंसा कभी नहीं किया जा सकता है। और जो घटना का अंजाम दिया है उसको कानून सजा देगी और एकदम बहुत जल्द आप देखिएगा सजा दिला करके हम लोग जान छोड़ेंगे, इसमें कोई कोताही नहीं होगा। चलिए भूपेंद्र, इसका सीधे बिल्कुल इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं एक बार आरजू जी की, क्योंकि आपने बड़ा आरोप जो है विपक्ष पर भी लगाया है और क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ न्याय की नहीं है,
इंटॉलरेंस की भी है, क्योंकि इस तरह की हत्या टॉलरेट करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर देश का राजनेता ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता उस राज्य की कितनी सुरक्षित होगी, इस पर एक बड़ा सवाल उठता है। बहरहाल चलिए मैं रुक करूंगी आपका आरजू जी का। आरजू जी क्या कहेंगे आप, क्योंकि सीधे सीधे आरोप जो विपक्ष पर लगते नजर आ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव पर लगते नजर आ रहे हैं। जी, सबसे बड़ा सवाल है कि सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि दुलार चंद जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके ऊपर कुछ कहना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तमाम एलिगेशन लगाते हैं। मैं आपको साफ तौर पे कह रहा हूं कि बिहार प्रदेश का दलित पिछड़ा यादव अकलियत निशाने पे है भारतीय जनता पार्टी के, और यादव खुराक है। ये यादवों को लगातार खड़े मरवा रहे हैं, गले रेदवा रहे हैं, और उसके बाद भी संतावना नहीं है। इस तरीके का खूनी संघर्ष चल रहा है, और जो मोकामा में खूनी संघर्ष दो पक्षों के बीच में होने जा रहा था, उसको बचाने के लिए अपने आप को जो लीपापोती हो रहे थे पूरे देश के मीडिया चैनल पे, बचाने के लिए आनंद सिंह के ऊपर कार्रवाई कर दी गई। इससे पहले भी वो जेल गए थे और फिर जेल से वो बाहर आ गए थे और इनको टिकट भी दे दिया गया। इसलिए मैं कहता हूं कि सत्ता पक्ष के लोग बचाते भी हैं और अपराध भी करवाते हैं, दोनों चीजों में संलिप्त है ये। और इस प्रदेश का यादव, स्पेशली यादव, इन मनुवादी सामंतवादी विचारधाराओं के निशाने पर है, उनका गला रेता जा रहा है, उनको काटा जा रहा है। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि जो पिछड़ा है, जो दलित समुदाय का है, वो अगड़ी जाति वाले लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं और खूनी संघर्ष कर रहे हैं। और यही है मनुवाद और सामंतवाद की पहचान, और यही करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। हम कहते हैं कि आप अपनी उपलब्धि बताइए। एक तरफ कहते हैं कि दुलार चंद के बारे में कुछ नहीं कहना है, और तमाम उनके ऊपर जो है एलिगेशन लगाते हैं। वो आदमी जिसको गाड़ी से कुचल दिया गया, पसलियों की हड्डियां टूट गई, फेफड़े के नसें फट गई, गोली पॉयम में मार दिया गया, और उसके बाद भी आके संतावना की हम उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो अपराधी थे। और हुलास पांडे, पप्पू पांडे, अनंत सिंह, आनंद मोहन, ये सब दूध के दूल्हे हैं, ये सब मंदिर के मठाधीश है, मैं कहता हूं कि अपराध है, अपराध पे लगाम लगनी चाहिए। लेकिन सत्ता के लोग सत्ता संपोषित और सत्ता संरचित अपराध करवा रहे हैं, और जब तक बिहार का इलेक्शन नहीं खत्म हो जाएगा तब तक बिहार प्रदेश का पिछड़ा, दलित, यादव, बहुत और अकलियत इनके निशाने पे रहेगा, क्योंकि इनकी खुराक हो गया है। हर यादव को देख के ये जलते हैं, यादवों को गला रेतना चाहते हैं, यही इनकी मंशा है। जी मनोज लाल जी, इस पर आप सिर्फ चुप्पी साधे रहेंगे या फिर इस पर आपकी हुई कोई प्रतिक्रिया है? नंदिनी जी, मैं इनका जवाब दे देता हूं। हम जदूबंद से आते हैं जी, प्लीज हमको टाइम दीजिए, यदि आदेश होगा तो जवाब इनका हम देंगे। जी बताइए भूपेंद्र जी, बताइए, क्योंकि मनोज लाल जी तो यहाँ पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, लग रहा है उनको पार्टी की कोई फिक्र ही नहीं है, प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है वो उस पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। चलिए भूपेंद्र जी आपकी तरफ रुक करना चाहूंगी, बताइए। एकदम फिक्र है, बोलिए आप बोलने दीजिए उनको। जी मनोज जी बताइए। नहीं है, मेरी आदत नहीं है कि किसी के बीच में बोल देने। इनका जितना भी आरोप है, दलित, पिछड़ा, अकलियत, सबके लिए महान नेता है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और 4 सीटें तेजस्वी यादव इनके सबसे बड़े हमसफर हैं। इसीलिए 2005 के बाद से इनको यही लोग रात बाहर कर दिया। इतने बड़े ये अकलियत के सबसे बड़े हिमायती हैं कि इनसे भी ज्यादा संख्या उनकी है। उनको दलित बिछाने का काम दे दिए। आज इनकी संख्या 2% है। आज तक नहीं कभी उप मुख्यमंत्री की घोषणा किसी राज्य में हुआ होगा, ये अपने यहाँ कर दिया। इसीलिए ये नहीं समझाइए, ये आपराधिक की अभी चर्चा के थे आनंद मोहन जी कितने राज्य में छूटे थे, उस समय उप मुख्यमंत्री थे, मुंह से बकार निकल रहा। आज आनंद मोहन अपराधी हो गए। आज इनके बेटा और इनकी पत्नी को इन्होंने टिकट दिया था 2020 में, तो उस समय वो क्या थे, भगवान थे। तो यही सब चीज है इन लोगों का। अब बाकी आप दीजिए जनता के ऊपर। हमारा न्याय में भरोसा है, हमारा कानून में भरोसा है। हम कानून को नहीं पकड़ते हैं। आज भी लोग याद करते हैं शिल्पी गौतम हत्याकांड को, आज भी लोग याद करते हैं चंपा विश्वास के साथ बलात्कार करने वाले इनके विधायक के बेटे को। आज भी लोग सतपाल मलिक जैसे, सतपाल सिंह जैसे डीएसपी को, बाबू जी जैसे नाम क्या था हत्या का, आज तक तो कोई हत्यारा कोई पकड़ सके क्या? इनके विधायक की हत्या हो जाती है मुख्यमंत्री आवास के बगल में।
45 दिन से कोई नहीं पकड़ता है। और यहाँ तो एक अपराधी की हत्या हो गई, उसको हमने 48 घंटे के भीतर पकड़ के जेल में बंद कर दिया। अब कौन से कानून की बात आप कर रही हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। चलिए भूपेंद्र यादव जी, आपसे जानना चाहूंगी, अपराधों का ये सिलसिला आखिर कब जाकर थमेगा प्रदेश में, क्या कहेंगे इस पर आप? क्योंकि आरजेडी का और तमाम विपक्ष का आरोप लग रहा है कि अपराध भी आप ही कराते हैं और संरक्षण भी आप ही देते हैं। और गौरतलब है, जानकारी ये भी आ रही है और सवाल ये भी उठ रहे हैं, पॉइंट ये भी आ रहा है कि जो अनंत सिंह है वो नीतीश कुमार के खास हैं, तो क्या लगता है उनको भी राजनीतिक संरक्षण प्रदान किया जाएगा? सुनिए वैष्णवी जी, मैं आपको बता दूं स्पष्ट कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी आज का नहीं, क्राइम का जनक और इंटेलेक्चुअल क्राइम का महानायक है मेरे। मैं आपको बता दूं कि उन्हीं का बेटा आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी जी जानते हैं अंडर स्टेट मुजरिम है। इनके कई राज्यों में इनके ऊपर मामला दर्ज है। ये अंडर स्टेट क्रिमिनल इस तरह की बात करता हो टीवी चैनल पर बैठ करके, ये ना बताइए कि लालू जी के 17 महीना का शासन काल रहा हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ 17 महीने का, तो उसमें यही राजद जो है ना अनंत सिंह जी की पत्नी नीलम देवी को विधायिका बना करके जिता करके इनको जो है ना विधायक बनाए थे और सदन में संसद असेंबली में पहुंचाए। और दूसरी बात, आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद इन्हीं की राजद की पार्टी के जो है ना जब विधायक थे, तो यही आनंद मोहन जी को छोड़वाने के लिए अपील करा करके जो है ना आनंद मोहन जी को जो है ना जो दुर्दांत अपराधी है उनको ले आकर के जेल से बाहर किए थे। ये लोग क्राइम का जनक बताइए। ये आज जो है ना पंगा पकड़ रहे हैं, कहीं महंत थे, कहीं के नीलम देवी, उस समय अनंत सिंह, उस समय आपके गोद में बैठ के खेल रहे थे तो वो महंत थे। आज यदि क्राइम करके हमारी सुशासन उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया तो आज हम लोग क्राइमर हो गए। क्या बात है रे भाई। बिहार की सम्मानित जनता पिछड़ा सुन रहा है, सुन लीजिए। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आदरणीय लालू प्रसाद जी, वैष्णवी जी, यही यदुवंश जब टूट रहा था तो मियापुर में यदुवंश को गला रितवा करके महिलाएं को, पेट में बच्चा को चाकू से फरवाने का काम किया, यही आदरणीय लालू प्रसाद जी। ये क्राइम के जगह क्या बात करेंगे। 62 यदुवंश मारे गए, उस समय इनके मुंह में दही जमा हुआ था। यही आदरणीय राबड़ी देवी जिस दिन मुहर्रम था ताजिया पूज रही थी, यही जो खान साहब बैठ के बोल रहे हैं अजय यादव को जो है ना मोतिहारी में जो है ना एक मुसलमान द्वारा जो है ना तलवार से काट दिया गया। ये क्या बात कर रहे हैं, ये जो मुस्कुरा रहे हैं। सुनिए, गाय पालने वाला और गाय काट के खाने वाला को इकट्ठा कर दिए हैं लालू जी। पूरा बिहार का यदुवंश और पिछड़ा इनको 20 सालों से मार रखे हुए हैं और इनको जानते हैं ये क्राइम के जनक हैं और बाले बच्चे वारंटी हैं, इनका बेटा बेटी। तो बताइए एक मुजरिम जो है ना बात करता हो इस तरह का, ये गाया के पंडा है लोग क्या? चलिए आरजू जी से जवाब ले लेते हैं, क्योंकि जी भूपेंद्र जी इस पर जवाब ले लेते हैं आरजू जी से, क्योंकि संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, ये सुना था, लेकिन आप अपराध का जनक आरजेडी को बता दे रही हैं, लालू प्रसाद यादव को बता रहे हैं, तो ऐसे में आरजू जी की इस पर प्रतिक्रिया लेते हैं, क्या कहेंगे आरजू जी इस पर? इनकी मजबूरी है, ये कह क्या सकते हैं। अनंत सिंह को यादवों की हत्या करवाने के लिए बुलाया गया था और उसने दुलारचंद यादव की हत्या कर दी। AK-47 देने वाले सम्राट चौधरी थे या नीतीश कुमार थे, ये सवाल बनता है, क्योंकि आचार संहिता बिहार प्रदेश में लागू है। ये सवाल इनसे पूछिए और पूछिए कि ये रक्त रंजित कब तक बिहार होता रहेगा। पलायन पे कब बात करेंगे, शिक्षा पे कब बात करेंगे, चिकित्सा पे कब बात करेंगे, यही होते रहेगा क्या बिहार में? आप अपराध भी करवाते हैं, संरक्षण भी देते हैं, ये नहीं चलेगा। आपने एक यादव की हत्या करवाने के लिए, दुलारचंद यादव आपकी आंखों में कटक रहा था, इसलिए आपने AK-47 दिया। नीतीश कुमार जी, आपने AK-47 दिया है एक यादव की हत्या करवाने के लिए और यादव की हत्या कर दी गई। जब रक्त रंजित होने से बचाने के लिए अपने चेहरे को साफ करने, अरे चुप रहो जो है ना मटिया करा दिया। मेरी बात सुनो, होनी चाहिए सोनी जी, पलायन के ऊपर
ये कब बात होगी? ये कब बात होगी? मैं पूछना चाहता हूँ महेंद्र जी, पहले जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मैं पूछ रहा हूँ बेरोजगारी पे कब बात होगी? मैं पूछ रहा हूँ अपहरण पे अरे कब सब बात धन होगी? तो लूट मैं लिया, पूछ रहा हूँ 11,000 करोड़ का मॉल कौन बना रहा अरे है? ये बताओ। चलिए। बच्चे के कहाँ चला रहा लालू प्रसाद? चलिए आरजू जी, देखिए ये तो जांच का विषय बन चुका है कि आखिर AK-47 कहां से मिली। बहरहाल समय का अभाव है, लेकिन आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आरजू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मनोहर उजलाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और भूपेंद्र यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से हमने देखा कि किस तरीके से मामला जो है एक बार बिहार की राजनीति में पूरी तरीके से गर्माता नजर आ रहा है। दुलारचंद हत्याकांड के बाद अब नए नए एंगल से जांच की जा रही है और जांच में कई तरह के प्रूफ्स सामने आ रही हैं।